हमारा मस्तिष्क हमें नियंत्रित करता है। इस मस्तिष्क का विकास किस तरह से करें, यह जानकारी पत्रिका के पाठकों को देने जा रहे हैं दयालबाग शिक्षण संस्थान के सहायक प्राध्यापक और न्यूरोबयोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी। डॉक्टर साहब, मानव मस्तिष्क का विकास कैसे कर सकते हैं, क्या है? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो मानव मस्तिष्क और दिमाग, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। हाँ। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो ब्रेन एंड माइंड अलग अलग होते हैं। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसे देखा जा सकता है, उसे एक डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है और उसे इट्स लाइक अ टेंजिबल मास। हाँ। जबकि माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह से होता है। अच्छा। और माइंड हम डेवलप समय के साथ जितने हमारे वर्ल्डली एक्सपोजर होते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है और जो हम सीख रहे होते हैं हर रोज़, उनके बेसिस पे माइंड डेवलप होता है। तो माइंड इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर। माइंड की बहुत सारी आयाम होते हैं, जैसे किसी को प्यार करना, नफरत करना, स्मरण शक्ति बनाए रखना, इस तरह से और न जाने कितनी चीज़ें। यहाँ पर स्मरण शक्ति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्मरण शक्ति किसी इंसान में नहीं है तो वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा। हाँ। और ना ही उसके बेसिस पे आज के समय में प्रेजेंटली वो बिहेव कर पाएगा। जैसे ये हो सकता है ये मेरी मेमोरी के पुरानी बेसिस पर ही मैं अपनी बातें अभी बोल पा रहा हूँ। तो मानव मस्तिष्क में मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। जिस तरह से हम जिम में जाके अपनी मसल्स साइज बढ़ाते हैं, बॉडी को इम्प्रूव करते हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइज हाँ। करते हैं, ऐसे मानव मस्तिष्क के लिए भी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसे न्यूरोबिक्स कहते हैं। वो हम क्या क्या हैं वो? ये प्रोफेसर पॉल रेवर अमेरिका में एक प्रोफेसर है, उन्होंने ये टर्म दिया था। इसका यही मतलब है कि हमें जो अपनी रूटीन में जो यूज़ करते हैं, हमारी आदतें, उन्हें बदलना होता है। हाँ। इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं है, ये सिर्फ आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, राइट हैंड से लिखता हूँ या खाना खाता हूँ, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं कुछ समय दिन में अपने लेफ्ट हैंड से खाना खाऊं, लेफ्ट हैंड से कुछ लिखने की कोशिश करूं। अच्छा। इसी तरीके से अगर मैं किसी कमरे में हूं तो मुझे अपनी आंखें बंद करके मुझे कोशिश करनी चाहिए कि इस डोर का लैच कहाँ पर है। अच्छा। एंड इसी तरह से मैं बिना देखे अपने बटन को बंद करूं। इसी तरह से अगर बाथरूम में है तो मैं अपने बिना देखे आंखों का सेंस का यूज़ करते हुए ये हाथों से पता लगाऊं कि शैम्पू की बोतल कौन सी है, साबुन कौन सा है। अच्छा। इस तरह से हम अपने जो 5 सेंसेस हैं शरीर के, उन 5 सेंसेस में से एक दूसरे का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं। हाँ। इसी तरह से सबसे अच्छी चीज़ अगर न्यूरोबिक्स में है तो मल्टीपल लैंग्वेज हैबिट बनाना, जिसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा। हाँ। वो शायद 5 या 6 साल की और अभी से 5 भाषाएं जानती है, इंक्लूडिंग गुजराती, तमिल, कन्नड़ा एंड सो मेनी अदर लैंग्वेज। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज हम सीखते हैं, स्पेशली बचपन में दिमाग बहुत तेज़ी से ग्रास्प करते हैं चीज़ों को, तो ऐसा दिमाग बहुत ही ऑल्टरनेटिवली काम करता है, हर चीज़ को कई एंगल से देख सकता है। तो मेरे हिसाब से हमें 2 या 3 कम से कम भाषाएं जाननी चाहिए। इसी तरह से डिक्शनरी हमें हर रोज़ देखनी चाहिए, जिससे हम नए नए वर्ड्स जारी रखें। उसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। खासकर विद्यार्थियों को बहुत सारे कम से कम 2 डिक्शनरी रखना चाहिए, जो मैं भी यूज़ करता था और आज भी करता हूँ। और इसी तरीके से नॉन रूटीन बेस में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं डेली अपने ऑफिस, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप हर रोज़ एक ही रास्ते से चलें। मैं चाहूँगा कि आप दिमाग को तेज़ रखते हुए, एक्टिव फेज में रखते हुए, आज अगर A to B इस रूट से जाते हैं तो दूसरे दिन इस रूट से जाएं, अच्छा। तीसरे दिन उस रूट से जाएं, सो दैट आपका दिमाग एक्टिव फेज में रहे और जानने की कोशिश करे कि हाँ मुझे कहाँ पर टर्न लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है। ओके। इसी तरह से विदेशों में जंगल में सैर करने के लिए जाना, माउंटेनियरिंग करना, जंगल जाना, जूस में जाना, इस तरह की बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। उससे शरीर नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है और हम नई नई चीज़ों को अपडेट करके अपना माइंड और ज़्यादा डेवलप करते हैं। इसी तरह से हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए सुई में धागा डालने वाला जो प्रैक्टिस होता है, हाँ। वो भी एक न्यूरोबिक एक्सरसाइज है। उससे दोनों आइज़ का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। अच्छा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अपने न्यूज़पेपर को उल्टा कर दें या कैलेंडर को उल्टा कर दें और ये अपने दिमाग से कोशिश करें कि आखिर ये वर्ड क्या लिखा है।
सो दैट टाइम आप एक्टिवली अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं कि ये वर्ड ए है, आर है, उससे अलग मीनिंग लगाएं। अच्छा। सिमिलरली अगर आप घर में टीवी देख रहे हैं तब टीवी को म्यूट कर दें। मेरे अनुसार अगर न्यूरोबिक एक्सरसाइज करनी है या कार्टून पर जाएं और उसके फ्रॉन्स, गेस्चर और उसकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू उसकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ के ये मतलब लगाएं कि आखिर वो सीन में क्या चल रहा है। ये भी एक न्यूरोबिक एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो भी आप सुबह से शाम तक कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें आपको यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ एक्टिवली। उसके लिए अटेंशन बढ़ाना है, आपको एंथुसियाज्म के साथ काम करना है। अगर जब हम एंथुसियाज्म और अटेंशन से काम करते हैं तब हमारा ब्रेन एक्टिव फेज में होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होकर ईजीली इसे मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाती है। इसी तरह स्टूडेंट चाहें तो बजाय, मैंने देखा है भारत में और हमारे यहाँ पर पढ़ाई करते समय पूरा दिन एक सब्जेक्ट पर बच्चा पढ़ता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। अगर 2 घंटे ही एक सब्जेक्ट पढ़ेगा उसके बाद वो गैप्स देगा। अगर अभी फिजिक्स पढ़ रहा है तो हो सकता है आधा घंटे बायोलॉजी पर जाना है, फिर से अगेन फिजिक्स पर आना है, फिर अगली बार ज्योग्राफी पढ़नी है, कोई और लैंग्वेज पढ़नी है। माइंड का सैचुरेशन एक बार में हो जाता है और लगातार एक बार से नहीं पढ़नी चाहिए। इसी तरह जो इंसान किचन में कोई काम नहीं करते हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, उन्हें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि किचन में जाके अपनी सेंस स्मेल को देखते हुए कुछ खाना बनाने की कोशिश करें, जिससे कि टच रिसेप्टर से आप ये जानने की कोशिश करेंगे आलू पका है कि नहीं, फॉर एग्जांपल। इसी तरह आप स्मेल भी यूज़ करेंगे कि खाना कितना रेडी हुआ। आप टच रिसेप्टर्स भी यूज़ करेंगे। इसी तरह टंग रिसेप्टर्स आप तब यूज़ करेंगे जब खाना बन चुका होगा। ये भी एक ब्रेन एक्सरसाइज है। इसका मेरा मतलब है कि हमें कोई एक चीज़ में पारंगत न होके हमें अलग अलग हैबिट्स जारी रखनी चाहिए सीखने के लिए, जिससे कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय को एक्टिव रखें। इसी तरह से हमें गेम्स खेलनी चाहिए, हमें जिम भी जाना चाहिए, गेम्स भी जाना चाहिए, हमें लाइब्रेरी भी जाना चाहिए, हमें स्विमिंग भी सीखना चाहिए, हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए। देयर शुड बी नो हेजिटेशन, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो 2.5 पेटाबाइट्स होती है, जो 25 लाख जीबी के बराबर ह्यूमन मस्तिष्क की कैपेसिटी होती है। आप मेमोरी कार्ड फ़ोन की 100 GB हो सकती है, जैसे कि मैंने दिमाग का 25 लाख। इसका मतलब पूरे जीवन भर मानव मस्तिष्क का कोटा कभी पूरा ही नहीं होता, उससे पहले हम शायद दुनिया से लौट के चले भी जाते हैं। तो कोई हेजिटेशन ही नहीं होना चाहिए और कभी भी लाइफ में एक रूटीन वे में ना होके आप एक्टिव फेज में रहना चाहिए। मीन्स हमें नई नई जॉब, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। आपको क्या एक नौकरी लंबे समय नहीं करनी चाहिए क्या? यस, ऐसा स्टडी में भी एक सर्वे में मैं यूरोप में देखा हूँ। यूरोप में अभी भी 6 या 7 साल से ज़्यादा का एवरेज नहीं आता है किसी बंदे का। अगर वो आज बैंकिंग में काम कर रहा है तो हो सकता है 5 साल बाद वो किसी सुपर मार्केट का एम्प्लॉय हो जाता है, फिर अगले 6 साल बाद या 5 साल देखे तो वो किसी स्कूल का टीचर हो जाता है। वो लाइफ चेंज करते हैं। वहाँ पे हमारे तरह शायद सरकारी नौकरी की तरह से एक कंफर्ट जोन में इंसान नहीं रहता है। दैट्स व्हाई दे आर मोर एक्टिव। तो सब क्या जो लेफ्ट हैंडर होते हैं उनका दिमाग ज़्यादा तेज होता है क्या? लेफ्ट हैंडर होना एक जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक है और शायद दुनिया में कम से कम 10% लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ये बचपन से तय होता है। और लेफ्ट हैंडेड, ये स्टडी में पाया गया, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट लेफ्ट हैंडेड पीपल आर मोर स्मार्टर एंड मोर कॉग्निटिव। दे आर हमारा दिमाग मांगी हो रहा है इसलिए क्या? नहीं, इससे मतलब नहीं। अगर राइट हैंडेड अगर मैं हूँ तो हो सकता है मेरा हाफ लेफ्ट ब्रेन इज मोर एक्टिव। अच्छा। इसी तरह लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए उसका राइट ब्रेन, दैट इज कॉल्ड राइट हेमिस्फीयर, इज मोर एक्टिव। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ राइट के लिए लेफ्ट आधा ही काम कर रहा, आधा ब्रेन काम नहीं कर रहा। ब्रेन पूरी तरह काम कर रहा होता है, लेकिन हाँ लेफ्ट ब्रेन पीपल आर मोर शार्पर देन द राइट हैंडेड। जो लोग सुंदर होते हैं देखने में फीचर वाइज रंग से, क्या वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। त्वचा का रंग होना मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, कोई सांवला या गोरा या नहीं, इसका मस्तिष्क के कोई मतलब नहीं है। ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। मस्तिष्क हमें बचपन में जब हम पैदा होते हैं अपने माँ बाप के, हम सबका ब्रेन एक ही होता है। अच्छा। बट विद द टाइम जैसे जैसे एजुकेशन
हमारी बढ़ती जाती है, क्लासेस बढ़ती जाती है, कोई बच्चा टॉप करता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई बच्चा आगे बढ़ के पीएचडी या कहीं और पहुंचता है, कोई पीछे रह जाता है। इसका मतलब ब्रेन इस तो सबका सेम ही है, लेकिन जो यूटिलाइज करता है ब्रेन को एक यूजफुल पर्पस के लिए, वो अपना माइंड ज़्यादा डेवलप करता है। तो मतलब कोई अगर बुद्धू व्यक्ति है तो आप जो टिप्स बताइए उनको अपना के क्या बुद्धिमान हो सकता है क्या वो? इसके कई रीज़न हो सकते हैं। बुद्धू होना स्किज़ोफ्रेनिया है, मल्टीपल डिसऑर्डर है, या कौन सा डिजीज़ है, ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस में काम आता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस आर दोज डिजीजेस जिसमें कि ब्रेन टिश्यू और न्यूरॉन्स का डिक्लाइन होने लगता है, नंबर ऑफ डिक्लाइन, या उसके जेनेटिकल कॉज हो सकते हैं, उसकी कॉग्निटिव पावर डिक्लाइन हो सकती है। जनरली ब्रेन ऐसा एक ऑर्गन है जिसमें कोई भी रीजनरेशन पावर नहीं होती है। उसमें अगर ब्रेन का एक न्यूरॉन अगर डेथ हो गया तो दोबारा से ग्रोथ नहीं करता है, रीग्रोथ नहीं करता। तो ऐसी डिजीजेस बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो रिवाइव करते हैं। लेकिन बुद्धू होना किस तरीके से, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। तो वो दोबारा बुद्धिमान नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि आपको? इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज़, वो न्यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा तो अच्छा है।